नमस्कार। आज हम राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत प्रजातंत्र से बने शब्दों को देखेंगे और यह व्याख्याओं के साथ हैं और प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा दी थी, तो यह परिभाषा किसने दी थी? जेम्स ब्राइस ने, ए लावेल ने, ऑप्शन सी जॉन सीले ने या ऑप्शन डी एवी डायसी ने। तो यह परिभाषा दी है ऑप्शन सी जॉन सीले ने। और इसका व्याख्या हम देखेंगे कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा जॉन सीले ने दी है। अरस्तु का कहना है कि लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है और आमंड एवं बर्ग का कहना है कि प्रजातंत्र संस्कृति से संबंधित सुषुप्त श्वान सिद्धांत प्रतिपादन किया। प्रजातंत्र संस्कृति से संबंधित सुषुप्त श्वान सिद्धांत का प्रतिपादन किया आमंड एवं बर्बा ने। और नेक्स्ट है, रॉबर्ट मिशेल्स ने कहा है कि गुटतंत्र का लौह नियम, रॉबर्ट मिशेल ने गुटतंत्र का लौह नियम दिया। और डायसी ने लोकतंत्र ऐसी शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है। यह डायसी का कथन है। नेक्स्ट है, विकास का नव शास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया। तो विकास का नव शास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया। ऑप्शन ए में है कि 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोज के कारण। ऑप्शन बी में है कि यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट के कारण। ऑप्शन सी में है कि मार्क्स की शिक्षाओं से क्रांति के भय के कारण। या ऑप्शन डी में है कि उपर्युक्त सभी के कारण। तो विकास का नव शास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया उपर्युक्त सभी के कारण। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, यह वक्तव्य किसने दिया? जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। तो यह ऑप्शन ए में है डेविड ह्यूम, ऑप्शन बी है जे ब्राइस, ऑप्शन सी है आर.एम. मैकाइवर या ऑप्शन डी है C.H. कुले। तो यह है ऑप्शन सी आर.एम. मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। नेक्स्ट है, एम.एन. राय द्वारा विकसित विचार को माना जाता है। तो एम.एन. राय द्वारा विकसित विचार को माना जाता है उग्र मानवतावाद, लोकतांत्रिक मानवतावाद, लोकतांत्रिक साम्यवाद या डी लोकतांत्रिक समाजवाद। तो वह माना जाता है उग्र मानवतावाद। एम.एन. राय भारतीय पुनर्जागरण का प्रसार करना चाहते थे जिसका उद्देश्य उग्र मानवतावाद के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। ये देश और विदेशों में उग्र मानवतावाद के जनक के रूप में विख्यात हुए। वर्ष 1931 में स्वतंत्र भारत नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली और वर्ष 1949 में उनका संशोधित रूप रेडिकल ह्यूमनिस्ट रख दिया। उग्र मानवतावाद पूर्ववर्ती और समकालीन सभी विचारकों से भिन्न था। नेक्स्ट है कि एम.एन. राय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति निहित है। तो वह है राजनीति दल में, लोगों में, चुने हुए लोकप्रिय स्थानीय समिति में या विशिष्ट वर्ग में। तो वह है ऑप्शन बी लोगों में। एम.एन. राय के सच्चे लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों की कार्य पद्धति को ठुकरा दिया और दल प्रणाली को समाप्त करने की बात की। सार्वजनिक मामलों में जनसाधारण को अधिकाधिक भाग लेना होगा। राय ने इस प्रकार के लोकतंत्र को संगठित लोकतंत्र कहा। इस प्रकार के शासन में सर्वोच्च शिखर पर बैठा कोई व्यक्ति आदेश नहीं देगा, बल्कि शक्ति जनता की स्थानीय समितियों के हाथों में होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया? तो यह रूसो ने किया, डनिंग ने किया, डी टॉकविले ने किया या जेम्स मेडिसन ने किया। तो यह किया डी टॉकविले ने। डी टॉकविले ने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है। और इसका व्याख्या देखेंगे कि डी टॉकविले ने स्वतंत्र और समानता की सामंजस्य की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए लोकतंत्र पर आक्षेप किया है। उनके अनुसार लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है।
लोकतंत्र बहुमत का शासन स्थापित करता है जो बहुमत की निरंकुशता का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक गलत है? तो यह है सामान्य कल्याण, प्राकृतिक समानता, राज्य के आधार के रूप में सहमति। ऑप्शन डी है कि व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण में व्यक्ति के अहस्तांतरित अधिकार। तो वो है ऑप्शन बी, प्राकृतिक समानता। रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में जो गलत है वो है प्राकृतिक समानता। बाकी समान कल्याण, राज्य के आधार के रूप में सहमति, व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण में व्यक्ति की अहस्तांतरणीय अधिकार, ये सही है। और इसकी व्याख्या देखेंगे कि रूसो ने अपनी प्रसिद्ध कृति ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्विलिटी में प्राकृतिक समानता की नहीं बल्कि प्राकृतिक असमानता की चर्चा की है। उन्होंने दो प्रकार के विषमताओं की चर्चा की है, प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। प्राकृतिक विषमता को रूसो अपरिवर्तनीय मानते हैं तथा परंपरागत विषमता विशेषाधिकार की पोषक है जिसे समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है। तो प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान का सिद्धांत का आशय क्या है वह बताना है। तो वो है निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। ऑप्शन बी है निम्न सहभागिता विलगाव एवं आवश्यक हानि को इंगित करती है। ऑप्शन सी है कि उत्तर साम्यवादी राज्यों का प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं का पोषण है। या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है कि निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। ऑप्शन ए सही है। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत को आमंड और बर्बा ने नागरिकों का शासन के मामलों में निम्न सहभागिता के रूप में व्यवस्थापित किया। यह स्थिति सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद रहती है। नेक्स्ट है, इसमें कथन और कारण दिया है। तो कथन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होते हैं। और कारण आर है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिभाजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। तो इसमें जो कथन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए असत्य है और आर जो है वो सत्य है। इसमें जो ए है वो गलत है। इसकी व्याख्या देखेंगे, स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं का निर्माण और उसके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व उप क्षेत्रों और मोहल्लों को सौंपना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य है। इससे न केवल उन क्षेत्रों के बीच बल्कि उनमें निवास करने वाले लोगों के मध्य विषमता कम होती है। इसके साथ ही साथ इन इकाइयों में राजनीतिक सक्रियता विशिष्ट वर्गों तक सिमट कर रह गई है। दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को आरक्षित स्थान प्राप्त होने के पश्चात भी इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली का नियंत्रण करने में अभिजन वर्ग आगे रहा है। तो इसमें जो उपयुक्त कथन ए जो है वो असत्य है और आर जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है। किसका कथन है? तो यह कथन है प्लेटो का, गैटल का, अरस्तु का या बोंदा का। तो यह अरस्तु का कथन है कि लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है। अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का विकृत स्वरूप कहा है। बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य रूप मध्य वर्ग तंत्र है तथा इसका विकृत रूप लोकतंत्र है। वास्तव में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग अरस्तु ने भीड़ तंत्र के अर्थ में किया है, जिसे वह बहुसंख्यक मूर्खों, अज्ञानियों तथा स्वार्थी व्यक्तियों का शासन कहता है, जिनका अत्याचार राजतंत्र या कुलीन तंत्र से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। यह कथन दिया है। तो यह कथन प्लेटो का है, अरस्तु का है, सिसरो का है या पॉलीबियस का है। तो ये जो कथन है वो अरस्तु का है। पॉलिटी का या संवैधानिक
जनतंत्र को अरस्तु राज्य का सर्वोत्तम रूप मानते हैं और इसमें शासन सत्ता न तो अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग के हाथ में रहती है और न बहुसंख्यक निर्धनों के हाथों में। इस प्रकार का शासन न तो निर्धन का शोषण कर सकता है और न ही धनिकों पर अत्याचार के लिए सोच सकता है। इसमें किसी भी वर्ग का पूर्ण प्रभुत्व नहीं रहता, वरन विभिन्न वर्गों के दावों को सम्मिश्रण कर दिया जाता है। इस प्रकार यह अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में अधिक स्थायी व्यवस्था है। इसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो यह कौन सा चिंतक नहीं जुड़ा है? तो लॉक, हॉब्स, कार्ल मार्क्स या जे.एस. मिल। तो जो हॉब्स हैं वह लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं। हॉब्स स्वतंत्रता और सुरक्षा की बहस में व्यक्ति की सुरक्षा को अधिक महत्व देता है। वह किसी विशिष्ट शासन प्रणाली का विरोध और समर्थन नहीं करता। उसका प्रमुख लक्ष्य शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना था, जिससे कि व्यक्ति में निहित दुर्गुणों को नियंत्रित किया जा सके। लॉक और कार्ल मार्क्स और जे.एस. मिल लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से जुड़े हैं और लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार कर लोगों को राज्य का विरोध करने का अधिकार दिया है। मार्क्स इस सिद्धांत के आलोचनात्मक रूप से संबंध है, जबकि मिल कुछ संशोधनों के साथ इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा? तो यह सेबाइन ने कहा है, C.L. वेपर ने कहा है, लॉर्ड लोथियन ने कहा है या डनिंग ने कहा है? तो यह कहा है C.L. वेपर ने। वेपर ने मिल को विरक्त प्रजातंत्रवादी कहा है, क्योंकि मिल का विचार था कि स्वतंत्रता की भांति ही लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। मिल सच्चे और झूठे लोकतंत्र में विभेद करता है। बहुमत के ऊपर आधारित जनतंत्र एक झूठा जनतंत्र है, क्योंकि यह मनुष्य के बुद्धि तथा चरित्र के आधार पर अंतर की अवहेलना करता है। इसके विपरीत वह जनतंत्र जिसमें राज समाज के विभिन्न अंगों को महत्व दिया जाता है, सच्चा लोकतंत्र है। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? तो यह मधु लिमये थे, विनोबा भावे थे, जयप्रकाश नारायण थे या मोरारजी देसाई थे। तो वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 7वें दशक के पूर्वार्ध में प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया और जयप्रकाश नारायण ने ए पिक्चर्स ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर में लिखा है कि बहुसंख्यक दल शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करते हैं। अतः वे दल विहीन लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करते हैं। 20वीं शताब्दी में 70 के दशक में उन्होंने प्रजातंत्र के लिए नागरिक आंदोलन चलाया था। उनके आंदोलन का उद्देश्य जनसाधारण की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना था। इसी आधार पर उन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो यह गैलब्रेथ का है, मैकफर्सन का है, कीन्स का है या रूजवेल्ट का है? तो यह कथन जो है वो गैलब्रेथ का है। J.K. गैलब्रेथ ने अपनी महत्वपूर्ण कृति द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट में स्पष्ट किया है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? तो वह एलेक्स डी टाकविले, जे रूसो, जे.एस. मिल या E.W. नीट्शे? तो वह है E.W. नीट्शे। ऑप्शन डी सही है, यह लोकतंत्र के सिद्धांतकार नहीं है। एलेक्स डी टाकविले, जे रूसो तथा जे.एस. मिल लोकतंत्र के सिद्धांतकार हैं, जबकि E.W. नीट्शे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं है। जे.एस. मिल लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। उसके अनुसार लोकतंत्र लोगों की
J.S. मिल लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। उसके अनुसार लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है। डी टॉकविले लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया है कि बहुतंत्र का विकृत रूप है। तो अल्पतंत्र, निरंकुश तंत्र, लोकतंत्र या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह है लोकतंत्र। अपने संविधान के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया है कि बहुतंत्र जो है वो लोकतंत्र का विकृत रूप है। अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर किया है। बहुतंत्र या जिसे अरस्तु मध्य वर्ग तंत्र भी कहते हैं का अभिप्राय जनता का शासन का संविधान के अनुरूप चलाया जाना है। जब इस प्रकार का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाता तो लोकतंत्र के विकृत रूप बन जाते हैं और जिसे अरस्तु भीड़ तंत्र के अर्थ में अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? तो वो है लॉर्ड ब्राइस, डेविड बी टूमैन, ऑप्शन सी है सी राइट मिल्स या ऑप्शन डी है हेराल्ड लासवेल। तो यह है डेविड बी टूमैन। प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को सामाजिक समूहों के अभिव्यक्ति का स्वायत्तता को स्वीकार करना चाहिए तथा देश के राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। डेविड टूमैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द गवर्नमेंटल प्रोसेस में लोकतंत्र के अंतर्गत सामाजिक समूहों की पारंपरिक क्रियाशीलता को स्वीकार किया है तथा प्रत्येक व्यवस्था में समूहों के अस्तित्व को अनिवार्य माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण, रॉबर्ट डहल, या ऑप्शन बी में है लोकतंत्र का अभिजनवादी दृष्टिकोण, गायटानो मुस्का का है, या लोकतंत्र का कॉर्पोरेट दृष्टिकोण हीगल का है, या लोकतंत्र का नव दक्षिणापंथी दृष्टिकोण डेविड मार्कंड का है। तो यह सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन सी लोकतंत्र का कॉर्पोरेट दृष्टिकोण हीगल। और बाकी लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट डहल से संबंधित है, लोकतंत्र का अभिजनवादी दृष्टिकोण गायटानो मोस्का से संबंधित है और लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी दृष्टिकोण डेविड मार्कंड से संबंधित है। हीगल ने लोकतंत्र का नहीं अपितु राज का कॉर्पोरेट सिद्धांत दिया था। बाद में फांसीवादियों ने निगम राज्य की अवधारणा को लागू कर संपूर्ण उत्पादन को राज्य के अधीन कर दिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो वह जे रूसो है, कार्ल मार्क्स है, ए बाकुनिन है, या जे मेडिसिन है। तो वो जे मेडिसिन है। जे मेडिसिन ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है। इसका व्याख्या देखेंगे कि जे मेडिसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मेडिसिन ने प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया था, किंतु वर्ग की भांति प्रतिनिधित्व के रूढ़िवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए, किंतु रोजमर्रा के कार्यों में प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है। तो यह आधारित है कुलीन तंत्रीय सिद्धांत पर, लोकतांत्रिक सिद्धांत पर, अराजकतावादी सिद्धांत पर या मार्क्सवादी सिद्धांत पर। तो लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है लोकतांत्रिक सिद्धांत पर, ऑप्शन बी सही है। कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना सबके मन में यह भावना स्पष्ट रूप से प्रकट करती है कि राज्य तो प्रजा पर अपना नियंत्रण एवं अधिकार रखता है, किंतु प्रजा के कल्याणार्थ एक ऐसे दिशा निर्देश नीति के रूप में सम्मिलित होना चाहिए जिससे परोक्ष रूप से प्रजा का राज्य पर नियंत्रण हो।
यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि प्रजा राज्य से अपने कल्याण एवं भलाई की अपेक्षा करती है। नेक्स्ट है लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है। तो लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक सरकार, धर्म प्रधान राज्य, या ऑप्शन डी है केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम। तो लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। लोकतंत्र केवल राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति ही नहीं बल्कि शासन और जीवन के लोकजयी धारणा भी है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था व्यष्टिवाद से समष्टिवाद की ओर अग्रसर होती है। इसीलिए लोकतंत्र में जनता का महत्व सर्वोपरि है। अतः कह सकते हैं कि लोकतंत्र केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। नेक्स्ट है लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। तो किसमें होती है? भीड़ में, जनता में, राजनीति में या लोक सेवा में। तो कभी से हम पढ़ते आ रहे हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। इसकी व्याख्या देखेंगे हम कि लोकतंत्र दो शब्दों लोक और तंत्र से मिलकर बना है, जिसमें लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन। अतः लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा अत्यंत प्रसिद्ध है कि जनतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है तो यह स्वतंत्र प्रेस है, स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीति दल है, ऑप्शन सी निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली है, या ऑप्शन डी सांप्रदायिकता का अभाव है। तो स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी सही है। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति से एक जिम्मेदार लोकतंत्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा सराहना की जाती है। इसने चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया। भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें भाषा, संस्कृति एवं धर्म की अनेक विविधताएं हैं। स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक रूप से अविकसित राष्ट्र था। हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान रही हैं, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में बाधक तत्व हैं, जैसे निरक्षरता, गरीबी, दूषित शिक्षा प्रणाली, लैंगिक भेदभाव, जातिवाद और संप्रदायवाद इत्यादि। नेक्स्ट है प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया, तो वो है संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो जिसे स्वीकार किया गया है वो है लोकतांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया गया है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र से तात्पर्य जनता के शासन से है, जबकि गणराज्य से तात्पर्य है कि राष्ट्र प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति होगा, न कि वंशानुगत व्यक्ति। भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। अतः भारत में प्रजातंत्र की गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट है प्रत्यायुक्त विधायन व्यवस्था से किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो वह है ऑप्शन ए विधायिका, ऑप्शन बी विधायी समितियां, ऑप्शन सी जनपदाधिकारी वर्ग, ऑप्शन डी मंत्री परिषद। तो इसकी व्याख्या से ही देखेंगे हम। प्रायोजित विधान का अर्थ है विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रायोजित नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग। इसे प्रत्यायुक्त विधायन, अधीनस्थ विधायन या सहायक विधायन के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः संसद अपनी कानून निर्माण की सत्ता प्रशासनिक विभागाधिकारियों को प्रदत्त करती है और इस शक्ति के आधार पर इन अधिकारियों द्वारा जिन नियमों का निर्माण किया जाता है उसे ही प्रदत्त विधान कहते हैं।
और इस प्रश्न में दिया गया है कि विकल्प जनपदाधिकारी वर्ग में निर्वाचित तथा नियुक्त दोनों पदाधिकारी शामिल होते हैं, इसलिए यह उत्तर जो है वो नहीं होगा। प्रदत्त विद्यमान केवल प्रशासनिक विभागाधिकारियों से संबंधित है, अतः प्रदत्त विधायन से इनकी शक्तियों में सर्वाधिक वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। तो यह किस विचारक का कथन है? C.D. बर्न्स का है, लॉर्ड ब्राइस का है, हेराल्ड जे लास्की का है या वाल्टर बेजहार्ट का है? तो यह जो कथन है वो है C.D. बर्न्स का। C.D. बर्न्स ने कहा था कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह पर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगा, चाहे इसकी कल्पना कितना मधुर ही क्यों न लगे। यद्यपि लोकतंत्र के व्यवहारिक स्वरूप में कुछ कमियां हैं, लेकिन इन्हें दूर करके इसे और कार्यकुशल बनाया जा सकता है। इसकी जगह पुरानी व्यवस्था राजतंत्र या अधिनायक तंत्र अपना लेना मूर्खता होगा। इसी संदर्भ में C.D. बर्न्स लिखते हैं कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह पर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, इसकी कल्पना चाहे कितना ही मधुर क्यों न लगे। इसी प्रकार अल्फ्रेड स्मिथ ने लिखा है कि लोकतंत्र के सभी रोगों का निदान और अधिक लोकतंत्र के द्वारा ही हो सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है कि C.D. बर्न्स सभी प्रकार के शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है, पर आत्मशिक्षा ही सबसे अच्छी शिक्षा है। इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जो लोकतंत्र है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णुता, न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हों, बल्कि उनके प्रति भी जिनसे हम असहमत हों। महात्मा गांधी ने कहा है कि लोकतंत्र वह कला एवं विज्ञान है जिनके अंतर्गत जनसाधारण के विभिन्न वर्गों के भीतर आर्थिक और आध्यात्मिक संस्थानों का सबके सामान्य हित की सिद्धि के लिए नियोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो यह रॉबर्ट मिशेल ने किया। ऑप्शन ए सही है। गुटतंत्र का लौह नियम जर्मन समाजशास्त्री रॉबर्ट मिशेल्स द्वारा वर्ष 1911 में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में दिया गया। मिशेल्स ने लोकतंत्र के अभिजनों के शासन को गुटतंत्र की संज्ञा दी है। इनके अनुसार किसी भी तरह का मानव संगठन स्थापित कर देने पर उसका नियंत्रण अंततः एक छोटे से गुट के हाथों में आ जाता है, और यह बात लोकतंत्रीय प्रणाली पर भी लागू होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि इटली के समाजशास्त्री पेरेटो ने लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत अभिजनों के संचरण का सिद्धांत दिया। और C. राइट्स मिल्स ने अपनी कृति पावर एलिट में अमेरिकी राज्य व्यवस्था का वर्णन किया है। उसके अनुसार 3 प्रकार के अभिजन वर्ग होते हैं। पहला सैन्य बल अभिजन, दूसरा राजनीति वर्ग अभिजन और तीसरा औद्योगिक वर्ग अभिजन। मोस्का ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास में कहा है कि सभी समाजों में केवल 2 वर्ग पाए जाते हैं, पहला वर्ग जो शासन करता है और दूसरा वर्ग जिस पर शासन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा है? तो वह है विल्फ्रेडो पेरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स या सभी तीनों। तो ये सभी तीनों हैं जो चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़े हैं। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि राजनीतिक गतिविधि समाज के कुछ विशिष्ट वर्गों के बीच ही संचालित होती है। इस विचार का समर्थन करते हुए पेरेटो ने अभिजनों के संचरण का सिद्धांत दिया। जर्मन समाजशास्त्री रॉबर्ट मिशेल ने गुटतंत्र के लौह नियम का
लौह नियम को प्रतिपादित किया तथा मोस्का ने शासन वर्ग तथा शासित वर्ग की भूमिका को स्पष्ट किया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है? तो यह पेरेटो, मोस्का, मोंटेस्क्यू, मिचेल्स। तो अभी हमने जो व्याख्या में पढ़ा है कि उसमें मोंटेस्क्यू का नाम नहीं आया है, पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स ये हैं। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजनवादी सिद्धांत 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित हुआ। इसे अनुभववादी लेखकों जिसमें पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, बर्नहम, शुम्पीटर आदि प्रमुख हैं ने विकसित किया था। मोंटेस्क्यू इस सिद्धांत का अनुयायी नहीं था। पेरेटो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह है ऑप्शन ए, वह हड़ताल के अधिकार को न्यायोचित ठहराता है। ऑप्शन बी है, उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना। ऑप्शन सी है, उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की। ऑप्शन डी है, उसने अभिजन वर्ग के संचरण की बात की। तो इसमें जो सही नहीं है वो है उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की, ये सही नहीं है। बाकी वह हड़ताल के अधिकार को न्यायोचित ठहराता है। उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना है और उसने अभिजन वर्ग में संरक्षण की बात की है। यह पेरेटो के ही कथन है। पेरेटो ने साम्राज्यवाद की निंदा की है और उसे मुक्त समाज के लिए अभिशाप माना है। प्लेटो, हीगल और मार्क्स की आलोचना वह इस आधार पर करता है कि तीनों ने समाज की समग्र व्याख्या करते हुए सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली के लक्ष्यों और सिद्धांतों का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो वह है बी पेरेटो, जी मोस्का, सी रॉबर्ट मिचेल्स या डी डेविड ईस्टन। तो यह कौन सा संबंधित नहीं है? तो वो है डेविड ईस्टन। ऑप्शन डी सही है। डेविड ईस्टन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विचारक जो हैं वो संबंधित हैं। शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? तो शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट मिचेल्स ने, सी राइट मिल ने, शुम्पीटर ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह दिया है सी राइट मिल्स ने। ऑप्शन बी सही है। प्रसिद्ध अमेरिकी समाज वैज्ञानिक सी राइट मिचेल्स ने अपनी चर्चित कृति द पावर एलिट में विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का एक नया संस्करण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, जिसे उसने शक्ति अभिजन या शक्ति विशिष्ट वर्ग की संज्ञा प्रदान की है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकार पागलपन कहता है? निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? तो स्वीकृत पागलपन कौन कहता है? ल्यूडोविकी, मार्क्स, टेलीरैंड या प्रोधा? तो वो है टेलीरैंड। टेलीरैंड के अनुसार लोकतंत्र स्वीकृत पागलपन है। उन्होंने लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि लोकतंत्र की आलोचना करने वाले अन्य विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। प्लेटो, अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र भीड़ तंत्र या मूर्खता तंत्र का विकृत व्यवस्था है। कलाइल के अनुसार लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है। ल्यूडोविकी ने कहा है कि लोकतंत्र का अर्थ मृत्यु है और वाल्टर वेल के अनुसार लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। एंथनी गिडिंस ने कहा है कि लोकतंत्र में भावनात्मक एवं बहुमत की अत्यधिकता देखी जाती है और बार्कर ने कहा है कि लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया? तो वह एडम स्मिथ ने किया है, ई बर्क ने किया है, एच लास्की ने किया है या टीवी स्मिथ ने किया है? तो वह क्या है? टीवी स्मिथ ने। टीवी स्मिथ ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। इसके अतिरिक्त मैकाइवर ने भी लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि ऑस्टिन, डायसी, लावेल, ब्राइस आदि विचारक लोकतंत्र को सरकार के निर्वाचन की पद्धति के रूप में देखते हैं। मैकफर्सन के अनुसार लोकतंत्र चयन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं। लॉरेंस और लावेल के अनुसार लोकतंत्र में कोई एक शिकायत नहीं कर सकता कि उसे सुनवाई
का मौका नहीं मिला। वाल्टर वेजहार्ट के अनुसार लोकतंत्र लोक शक्ति को भ्रमित करने का सबसे बड़ा तरीका है। यह भ्रम इसलिए स्थापित होता है क्योंकि लोकतंत्र में वाद विवाद एवं सहिष्णुता के लक्षण हैं, जो लोगों को अधिकारों के भ्रम जाल में फंसाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? तो वह प्रक्रियावादी सिद्धांत है, अनुदारवादी सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत है या क्रांतिकारी सिद्धांत है? तो वो है क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है। प्रतिनिधित्व या क्रांतिकारी सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है। रूसो ने प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की आलोचना करते हुए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया था। रूसो के अनुसार जनता केवल निर्वाचन के समय ही स्वतंत्र होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली की विशिष्टता है। नेक्स्ट है, किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो यह गिलक्राइस्ट का कथन है, लास्की का कथन है, गेटेल का कथन है या गार्नर का कथन है? तो यह कथन है गिलक्राइस्ट का। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। फ्रांस व जर्मनी में वयस्क मताधिकार की आयु 20 वर्ष है। डेनमार्क व जापान में वयस्क मताधिकार की आयु 25 वर्ष है। नॉर्वे में वयस्क मताधिकार की आयु 23 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सभी मनुष्यों को कुछ खास के लिए और कुछ मनुष्यों के लिए सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह किसने कहा था? तो यह ब्राइस ने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था, लास्की ने कहा था या लासवेल ने कहा था? तो यह कहा था अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन का कथन है कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वास्तव में लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जो सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के शासन प्रक्रिया में बराबर हिस्सा देती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि सीले का कथन है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन है। डायसी का कथन है कि लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की परिभाषा दी, तो अभी हमने देखा कि यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी। मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑक का, रेन का, जेसमिल का या फाइनर का? तो यह कथन है जेसमिल का। जेसमिल का कथन है कि मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। जेसमिल का विचार है कि शिक्षित और योग्य व्यक्तियों को अज्ञानी एवं मूर्ख व्यक्तियों की तुलना में बहुमत का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि इसी प्रकार का विचार सिजविक ने भी दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है जे.एस. मिल के निर्वाचन के संबंध में विचार। मिल ने लिंग के आधार पर भेदभाव को स्वीकार नहीं किया और महिला मताधिकार की वकालत की। मिल के अनुसार मताधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जो निश्चित शैक्षिक योग्यताएं रखते हैं। मिल ने गुप्त मतदान का विरोध किया तथा खुले मतदान को उचित ठहराया। मिल के अनुसार संसद की तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए द्विसदनीय संसद उपयोगी होती है। ज्ञातव्य है कि बेंथम एक व्यक्ति एक मत का समर्थक था। किसने कहा प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? तो यह प्राइस ने कहा, डायसी ने कहा, सीले ने कहा या बेनी प्रसाद ने कहा? तभी ऊपर हमने देखा कि ये सीले ने कहा। सीले के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। लोकतंत्र के विषय में सीले की यह परिभाषा डायसी की लोकतंत्र संबंधी परिभाषा से इस अर्थ में भिन्न है कि डायसी लोकतंत्र को बहुमत की भागीदारी के रूप में परिभाषित करते हैं।
जबकि सीले प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को लोकतंत्र की विशेषता मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है, ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य की शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों के हाथ में निहित न होकर संपूर्ण जनसमुदाय में निहित होती है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार लोकतंत्र जीने का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है, तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? तो यह ब्राइस का है, सीले का है, लिंकन का है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह सीले का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अतिसामंता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अतिसामंता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? यह मॉन्टेस्क्यू का कथन है, अरस्तू का कथन है, मैकियावेली का कथन है या जे.एस. मिल का कथन है? तो यह कथन है अरस्तू का। अरस्तू ने कहा है कि यदि अतिसामंता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अतिसामंता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे तो गैटल का कथन है कि क्योंकि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है, जो कि राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों में से एक है। जे.एस. मिल ने कहा है कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर सेवक हैं। लावेल का कथन है, अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध व पवित्रता को दृढ़ बनाए। क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसलिए वह सबसे अच्छा शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से करना है, तो इसको हम डायरेक्ट देख लेते हैं। वैसे सुरक्षात्मक लोकतंत्र रॉबर्ट डहल का है, बहुल जो है वो अरस्तू का है, और पीपुल्स लेनिन शास्त्रीय जॉन लॉक। देखते हैं यहाँ से सुरक्षात्मक लोकतंत्र जो है वो रॉबर्ट ए डहल का है, पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन का है, और बहुल अरस्तू का है, और शास्त्रीय जो है वो जॉन लॉक का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया? तो यह सामान्य इच्छा, शक्ति पृथक्करण, संविधानवाद या संस्थावाद? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के तीनों अंगों के शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अभाव में नागरिकों की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी और निरंकुश शासन की स्थापना होगी, जो कि मानव विकास के लिए घातक होगी। ये शक्तियाँ हैं विधि का निर्माण करने की विधायी, विधि के कार्यान्वयन की कार्यपालिका संबंधी तथा न्याय करने की न्यायपालिका संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है। तो अंतिम शक्ति निवास करती है जनता में, राजनीतिज्ञों में, लोक सेवकों में या नौकरशाहों में। तो प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है और वह प्रतिनिधित्व के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे, गार्नर के अनुसार लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्तें क्रमशः राजनीतिक संचेतना, राजनीतिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं नैतिकता व उच्च चरित्र है। मिल के अनुसार लोकतंत्र की 3 मुख्य आवश्यकताएं क्रमशः उत्साह की आवश्यकता, संरक्षण की तत्परता एवं कर्तव्य निर्वहन की भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो वह नहीं है यह बताना है। तो न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। ऑप्शन बी है न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। ऑप्शन सी है प्रेस स्वतंत्र होता है और ऑप्शन डी है सार्वजनिक राय प्रकट करने के लिए स्वतंत्रता होती है। तो इसमें जो सही नहीं है वह है
कि ऑप्शन ए न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, ये सही नहीं है। बाकी न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। ये तीनों लोकतंत्र के विषय में सही हैं। न्यायपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह न होकर विधायिका को बनाए हुए कानूनों की समीक्षा करती है, उसे लागू करवाती है और गलत पाए जाने पर उसे अवैध भी घोषित करती है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सरकार के तीनों अंगों के बीच संवैधानिक रूप से शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। प्रायः न्यायपालिका कार्यपालिका व विधायिका से स्वतंत्र होती है। इसके अतिरिक्त प्रेस की स्वतंत्रता तथा भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र के आवश्यक अभिलक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, तो वो है लोकतंत्र में, तानाशाही में, अल्पतंत्र में या अभिजात तंत्र में। तो राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में। ऑप्शन ए सही है। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की गारंटी रहती है। लोकतंत्र में राजनीतिक पद जनता के समर्थन से प्राप्त किए जाते हैं, जन्म से, परंपरा से, उत्तराधिकार से या किसी की कृपा से नहीं। लोकतंत्र की यह विशेषता उसे सामंतवाद, राजतंत्र आदि से अलग करती है। लोकतंत्र में सब नागरिक बराबर होते हैं। कोई भी नागरिक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार निश्चित शर्तें पूरी करके राजनीतिक पद का उम्मीदवार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन ए में है कि राजनीतिक दल, न्यायालय और संविधान। ऑप्शन बी में है विधानपालिका, राजनीतिक दल और न्यायालय। ऑप्शन सी में है राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान। ऑप्शन डी में है विधानपालिका, न्यायालय और कार्यपालिका। तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है ऑप्शन सी, राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान के द्वारा। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र में देश का प्रशासन सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है और ये राजनीतिक प्रतिनिधि देश की जनता के लिए नियम एवं कानून का निर्माण करते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने तथा सार्वजनिक पद प्राप्त करने हेतु चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। अतः एक उदार राजनीतिक प्रणाली में व्यक्ति का राजनीतिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल, विधायिका, संसद एवं संविधान सभा द्वारा सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया? रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। तो यह गार्नर ने कहा, विलोबी ने कहा, और अरस्तू ने कहा या गैटेल ने कहा? तो यह गैटेल ने कहा है। गैटेल का कहना है कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। नेक्स्ट है, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है। तो उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? कि यह गुण की जगह संख्या पर अधिक बल देता है। ऑप्शन बी में है, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। ऑप्शन सी में है कि यह शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरे को न्यूनतम बनाता है। ऑप्शन डी में है कि यह बहुमत की राय पर निर्भर रहता है। तो उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। ऑप्शन बी सही है। वर्तमान उदार लोकतंत्र का एक विशिष्ट लक्षण यह है कि यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। उपयोगितावादी चिंतक बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अतिरिक्त उदार लोकतंत्र की विशेषताओं को एलन बॉल ने निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में बताया है। एक से अधिक राजनीतिक दल तथा उनके मध्य प्रतिस्पर्धा, उचित प्रक्रिया के आधार पर राजनीतिक पदों पर समान दावा, खुली राजनीतिक भर्ती, दबाव तथा स्वैच्छिक समूहों की उपस्थिति, नागरिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस व मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है?
तो भाषण की स्वतंत्रता आवश्यक है लोकतंत्र के लिए, अधिनायकवाद के लिए, राजतंत्र के लिए या वर्गतंत्र के लिए। तो भाषण की स्वतंत्रता जो है वो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। भाषण की स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्राण है। लोकतंत्र में व्यक्तियों को राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार एवं शासन की आलोचना करने का अधिकार अंतर्निहित है तथा नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार एवं अभिव्यक्ति या भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल व अन्य संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता, निवास स्थान, आवागमन, व्यापार व्यवसाय, सीमित मात्रा में संपत्ति की स्वतंत्रता आदि आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह एक दल प्रधान है, दल रहित है, बहुदलीय है या द्विदलीय है? तो यह है द्विदलीय। द्विदलीय पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। इसकी व्याख्या देखेंगे। राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन के अभिन्न अंग एवं वर्तमान राजनीति की प्रेरक शक्ति है। राजनीतिक दलों के अभाव में प्रजातंत्रीय शासन निष्प्राण हो जाता है। बेजहाट ने कहा है कि दलगत शासन उत्तरदायी शासन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रायः बहुदलीय शासन व्यवस्था अधिक प्रजातंत्रात्मक मानी जाती है, परंतु लोकतंत्र की सफलता एवं उसके स्थायित्व के लिए द्विदलीय दल पद्धति सर्वोत्तम होती है और इसके निम्न कारण हैं। पहला है, द्विदलीय पद्धति में सरकार स्थिर रहती है। दूसरा है, मंत्रिमंडल का निर्माण सरलता पूर्वक हो जाता है। तीसरा है, प्रधानमंत्री की स्थिति सुदृढ़ रहती है। चौथा है, जनता प्रत्येक दल के कार्यक्रम से परिचित रहती है। पांचवा है, सशक्त विपक्ष का होना तथा सरकार का स्थायी होना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। विशेष द्विदलीय पद्धति में अन्य छोटे छोटे दल पाए जाते हैं, लेकिन सत्ता में मुख्य भूमिका दो ही दल की होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि में प्रजातंत्र की सफलता का मुख्य कारण द्विदलीय पद्धति ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? तो वह है लोकमत, जनमत संग्रह, आरंभन या आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो वह नहीं, प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। बाकी लोकमत, जनमत संग्रह और आरंभन ये तीनों प्रजातंत्र के लक्षण, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लक्षण हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों में प्रचलित व्यवस्था है, जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारण का कार्य करती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों में जनमत संग्रह, प्रत्याहन, आरंभन, लोकसभाएं आदि हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता को अपने शासकों को वापस बुलाने का अधिकार तथा विधि निर्माण पर अपनी राय देने का अधिकार भी प्राप्त होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो वो है जनमत संग्रह, उपक्रम, दबाव समूह या लैंड्सजीमेंडे। तो वो है दबाव समूह। दबाव समूह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है। इसकी व्याख्या देखेंगे। दबाव समूह प्रायः प्रतिनिधियात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता होते हैं। दबाव समूह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इसके अतिरिक्त जनमत संग्रह, उपक्रम, प्रत्याहन, आरंभन, लोकसभाएं आदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में पाई जाने वाली शासन प्रणाली है। प्राचीन काल में यह ग्रीक नगर राज्यों में पाई जाती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है? तो जनमत संग्रह, वापस बुलाना, संघात्मक संरचना और जनमत संग्रह। तो अभी हमने देखा कि संघात्मक संरचना जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की आवश्यक रूप नहीं मानी जाती है।
फ्रांस जाना जाता है, तो फ्रांस जाना जाता है एक दलीय प्रभुत्व के लिए, द्विदलीय व्यवस्था के लिए, बहुदलीय व्यवस्था के लिए या दल विहीन व्यवस्था के लिए। तो फ्रांस जाना जाता है बहुदलीय व्यवस्था के लिए। किसी राज्य में 2 से अधिक दलों का अस्तित्व बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इस व्यवस्था में सत्ता का परिवर्तन 2 से अधिक दलों के मध्य होता रहता है। संभावना गठबंधन सरकार की अधिक रहती है। फ्रांस बहुदलीय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। चौथे गणराज्य के अंतर्गत फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था के कारण लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किसका कार्यहित स्पंदन है? तो वो है गैर सरकारी संगठन का, नागरिक समाज का, दबाव समूह का या न्यायपालिका का। तो लोकतंत्र में प्रकारहित स्पंदन है दबाव समूह का, ऑप्शन सी सही है। लोकतंत्र में दबाव समूहों का वर्णन हितों को मुखरित करने वाले अभिकरण के रूप में किया जाता है। समूह सदा सुनिश्चित या स्पष्ट हितों पर आधारित होता है। हित वेतन व भत्तों की वृद्धि करने, कृषि वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाने, किसी विशेष भाषा या संस्कृति के संरक्षण करने जैसा कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? तो अदृश्य समाज कहा जाता है राजनीतिक दल को, दबाव समूह को, जनसंचार माध्यम को या समाचार पत्र को। तो अदृश्य बाजार कहा जाता है दबाव समूह को। आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य दबाव समूह को कहा जाता है। डी मैकिन दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य कहता है। दबाव समूह एक प्रकार के अनौपचारिक संगठन है जो अपने हित की पूर्ति हेतु राजनीति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इसकी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखेंगे कि आमंड, कोक बीज, सोक्कन, हेवोल्ड दबाव समूह के स्थान पर हित समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हित समूह शब्द का प्रयोग दबाव समूह के लिए करते हैं हेवोल्ड, शेक्कन, कोकबीज और आमंड। एलन बाल दबाव समूह को प्रभाव गुट की संज्ञा देते हैं और फाइनर जो है वो दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देते हैं तथा दबाव समूह को तृतीय सदन भी कहते हैं। सेलिन रिचर्ड लेम्बर्ट दबाव समूह को गैर सरकारी शासन कहता है और एलन पॉटर दबाव समूह को संगठित समूह की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है? तो वो है वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, वे चुनाव लड़ते हैं, वे राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयास करते हैं, वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। तो इसमें जो राजनीतिक दलों का जो आवश्यक कार्य नहीं है वह है वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, ये नहीं है। बाकी वह चुनाव लड़ते हैं, वे राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयास करते हैं और वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, ये सही है। इसकी व्याख्या देखेंगे कि गुप्त रूप से जनता की सेवा करना राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य लोकमत का निर्माण करना, चुनाव का संचालन करना, सरकार का निर्माण करना, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, जनता व शासन के मध्य संबंध स्थापित करना, शासन सत्ता को मर्यादित रखना तथा सरकार के विभिन्न भागों के मध्य समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित करना आदि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे, प्रोफेसर मेरियम के अनुसार है कि राजनीतिक दलों का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोकनीति का निर्धारण करना, सरकार को चलाना और उसकी आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण और व्यक्ति एवं सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करना है। हुबर के अनुसार प्रजातंत्रीय यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल की भांति है और जोसेफ लोम्बारा के अनुसार है कि वे अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स विद इन नेशंस में राजनीतिक दलों के कार्य क्रमशः नेताओं की भर्ती और समाजीकरण, राजनीतिक पहचान व मतों के संरचनात्मक रूप देना, सरकार बनाना तथा संगठन, सौदेबाजी एवं एकीकरण करना बताया है।
रॉबर्ट सी बोन ने राजनीतिक दलों के कार्यों में संगठन, मांगों के व्यवस्थित संशोधन, सत्ता का वैधीकरण, नीति का निर्धारण, शासन, उत्तरदायित्व और आधुनिकीकरण के कार्यों को प्रमुख बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो पहला है कि प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की महती भूमिका है। और ऑप्शन डी में है कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन सी होगा, उपर्युक्त सभी होगा। सभी जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट है, औपचारिक प्रशिक्षण को निम्न वर्गों में से किसमें विभाजित किया जा सकता है। तो वो विभाजित किया जा सकता है प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, ऑप्शन बी में है अभिनवकरण प्रशिक्षण, ऑप्शन सी में है सेवाकालीन प्रशिक्षण और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही है वो सही है, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। अनौपचारिक प्रशिक्षण को विभाजित किया जा सकता है प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण में, अभिनवकरण प्रशिक्षण में और सेवाकालीन प्रशिक्षण में। तीनों सही है। औपचारिक प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, अभिनवकरण प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण आदि सभी आते हैं। किसी भी सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था में नियुक्ति होने के बाद प्रशिक्षण के नियतकालीन चरणों से गुजरना पड़ता है और यह प्रशिक्षण भर्ती के आरंभिक चरण से शुरू होकर सेवा काल के दौरान तक चलता है। जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है, जनमत निर्माण के साधन है। तो जनमत निर्माण के साधन है प्रेस, राजनीतिक दल, दूरदर्शन या शेयर बाजार। तो जनमत निर्माण के साधन प्रेस, राजनीतिक दल और दूरदर्शन सभी हैं, शेयर बाजार नहीं है। इसकी व्याख्या देखेंगे। जनमत या लोकमत का निर्माण करने वाले साधनों में परिवार, धर्म व धार्मिक संगठन, शिक्षण संस्थाएं, संप्रेषण या संचार के साधन, उसमें प्रेस और दूरदर्शन है। राजनीतिक दल व दबाव समूह, व्यवस्थापिका सभाएं, सार्वजनिक मंच आदि हैं। लावेल के अनुसार जनमत या लोकमत विवेक और निस्वार्थ भावना के ऊपर आधारित यह विचार है जिसका लक्ष्य जाति अथवा वर्ग विशेष का हित न होकर संपूर्ण साम्राज्य का हित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है। किसमें संवैधानिक राजतंत्र है? भारत में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में। तो वो है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। इसकी व्याख्या देखेंगे। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटिश संसद में 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स स्थायी और उच्च सदन है जिसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राजा करता है। इस सदन के 90% सदस्य वंशानुगत होते हैं। राजा औपचारिक प्रधान होता है तथा वास्तविक शक्ति क्राउन में निहित होती है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र होते हुए भी संसद सर्वोच्च है। भारत में संसदीय अथवा व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन भारत में संवैधानिक गणतंत्र है, अर्थात भारत में औपचारिक प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो वो है भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। इसके अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष तरीके से शासक का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में उपक्रम, प्रत्याहन आदि विधियां, प्रत्याहन और परिप्रेक्षा आदि विधियां अपनाई जाती हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में हर्नशा
ने कहा है कि शुद्ध रूप में लोकतांत्रिक शासन वह शासन है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे देशों में ही संभव हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी यहाँ पाई जाती है। तो अभी हमने देखा कि स्विट्जरलैंड में पाई जाती है स्पष्ट या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश स्विट्जरलैंड। निम्न में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है? तो वो है जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, आरंभन और उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी हैं, जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट और आरंभक। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। जनमत संग्रह पहल या आरंभक, प्लेबिसाइट अंतिम जनमत संग्रह और वापस बुलाना, रिकॉलिंग प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें भारत देख लेते हैं इसका। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ऑप्शंस इसके सही नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में जनतंत्र है। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। नेपाल में वर्ष 1990 तक राजतंत्र तथा वर्ष 1990 के बाद संवैधानिक राजतंत्र कायम रहा। वर्ष 2008 से नेपाल आधिकारिक रूप से संघीय लोकतंत्र गणतंत्र नेपाल के रूप में जाना जाता है था। 20 सितंबर 2015 को नेपाल में लागू नए संविधान के तहत उसे लोकतंत्र घोषित किया गया। सोवियत संघ, जिसका आधिकारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ था, में सर्वाधिकारवादी शासन पद्धति प्रचलित थी। ईरान वर्ष 1979 से ईरान का इस्लामिक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है? यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। इसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है। यह विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है कि यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता। और बाकी तीनों सही है। निर्णय लेना वास्तव में समस्याओं या विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है। इसमें सर्वप्रथम विकल्पों का चयन किया जाता है, फिर विकल्पों का विश्लेषण व मूल्यांकन करके उसमें से सर्वोत्तम विकल्प चुना जाता है, इसमें निर्णय लेने वाले व्यक्ति को विवेक की स्वतंत्रता होती है। योजनाओं व नीतियों का सही चुनाव करना भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि टेरी के अनुसार 2 या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प को चुन लेना ही निर्णय देना है। हर्बर्ट साइमन ने अपनी प्रसिद्ध कृति एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में निर्णय लेने संबंधी विचार दिए हैं। साइमन के अनुसार प्रत्येक निर्णय अनेक तथ्य और एक या अनेक मूल्य वक्तव्यों का परिणाम होता है। हर्बर्ट साइमन को लोक प्रशासन के क्षेत्र में निर्णय निर्माण संबंधी अपने इस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उसकी गद्दी नए प्रतिनिधि चुन सकती है, उसकी जगह पर नए प्रतिनिधि को चुन सकती है। इस पद्धति को कहते हैं, तो इस पद्धति को प्रत्याहन कहते हैं, परिप्रेक्षा कहते हैं, जनमत संग्रह कहते हैं या उपक्रम कहते हैं। तो इस पद्धति को प्रत्याहन कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण क्रमशः जनमत संग्रह, प्रत्याहन, परिप्रेक्षा एवं उपक्रम है। यदि
इसमें यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक नहीं लगता तो नागरिक उन्हें अपने पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकते हैं। यह प्रक्रिया प्रत्याहन कहलाती है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में किसी भी कानून के निर्माण के लिए जनमत संग्रह की मदद ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह किसने कहा था? तो यह ब्लंट सली ने कहा था, गार्नर ने कहा था, लेकी ने कहा था या न्यायाधीश स्टोरी ने कहा था? तो यह कहा था गार्नर ने। उपरोक्त कथन जो है वो गार्नर का है। गार्नर द्वितीय सदनीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इसमें प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लगती है, साथ साथ अविचारपूर्ण कानून के निर्माण पर भी रोक लगती है। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा तथा कानून के अत्याचार से सुरक्षा प्राप्त होती है। इसी संदर्भ में गार्नर ने कहा है कि द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। ब्लंट सली ने कहा है कि 2 आँखों की अपेक्षा 4 आँखें सदा अच्छा देखती हैं, विशेषतः जब किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक हो। लॉर्ड एक्टन ने तो दूसरे सदन को स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे प्रमुख साधन माना है। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। इसमें कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो वो देख लेते हैं कथन और कारण। कथन है कि राजनीति में बहुलवादी क्रांति आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के पुनर्गठन की मूल समस्या को रेखांकित करती है। और आर है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर्मठता में वृद्धि करता है। तो इसमें जो ए और आर दोनों सही है, परंतु ए सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन बी सही है, व्याख्या नहीं करता है। और यह है चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि बहुलवाद अपेक्षाकृत आधुनिक अवधारणा है जो राज्य की सर्वोच्चता का विरोध करती है। इसके विपरीत संप्रभुता राज्य के केंद्रीय तत्व को प्रमुखता देती है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य है, परंतु उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। इसलिए आज जो है उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है कथन ए की। और यह इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।